Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Brajmohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 8 and the topic is human environment अर्थात मानव पर्यावरण. Most of the students are not joining the live class, so I am going to teach you through a video. In this chapter you will learn about human environment. इस अध्याय में आप मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे. About rural and urban settlements. इसके अतिरिक्त इस अध्याय में आप ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे. About roadways, railways, waterways and airways. इसके अलावा इस अध्याय में आप परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे सड़क, रेलवे, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे. एंड एट लास्ट अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और अंत में संचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में भी आप पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमन्स हैव मॉडिफाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स. जैसे जैसे मनुष्यों ने तरक्की किया है उसके अनुसार उन्होंने अपने प्राकृतिक पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने के अनुरूप उसमें बदलाव किया है, उसमें सुधार किया है. दे हैव बिल्ट ड्वेलिंग्स फॉर देमसेल्व्स, डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग टू प्लेसेज एंड इन्वेंटेड डिवाइसेज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेज. तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए घर बनाना प्रारंभ किया अपने लिए. डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. उसके बाद यातायात के विभिन्न साधनों को विकसित किया और ऐसे मशीनों या यंत्रों का आविष्कार किया जिससे कि वे अपना संदेश किसी को भेज सकें और दूसरे का संदेश प्राप्त कर सकें. ऐसी डिवाइसेज विकसित किया मनुष्यों ने विज्ञान की तरक्की के साथ, मानव सभ्यता की तरक्की के साथ. Thus we can say that human environment is formed by human beings and includes their creations. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये मानव पर्यावरण है मनुष्यों के द्वारा ही रचित है और मनुष्यों के द्वारा जो अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ है, अन्य क्रिएशंस है, ये भी इस ह्यूमन एनवायरनमेंट में यानी मानव पर्यावरण में यह भी शामिल है. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, सेटलमेंट. व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं बस्ती. अर्ली ह्यूमन्स लेड ए नोमैडिक लाइफ स्टाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. जो आदि मानव थे वो एक घुमंतू जीवन शैली का निर्वाह करते थे. वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे. विद द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर दे सेटल डाउन एंड स्टार्टेड लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. और जब कृषि का विकास हुआ तब उन्होंने एक स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ किया. इट वॉज एट दिस टाइम दैट द फर्स्ट सेटलमेंट्स केम इनटू बीइंग. और जब एग्रीकल्चर यानी कृषि का विकास हुआ तो पहली बस्ती बसा यानी लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिए. अ सेटलमेंट, तो सेटलमेंट क्या है? अ सेटलमेंट इज ए प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेज एंड अ फ्यू अदर फैसिलिटीज एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज विथ ईच अदर. तो बस्ती हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए मकान या घर बनाते हैं और अन्य सुविधाओं तथा एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कला सीखते हैं. यही सेटलमेंट है. इट कैन रेंज फ्रॉम ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ हट्स टू बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी. अब बस्ती जो है अनेक प्रकार के हो सकते हैं. छोटे छोटे झोपड़ियों का समूह भी एक बस्ती हो सकता है या बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं, बंगलुरु इत्यादि,
The factors which govern the development of settlements are favorable climate, availability of land and water, fertility of soil, accessibility, presence of minerals and industries. तो आखिर किसी बस्ती को विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक जवाबदेह होते हैं? तो किसी बस्ती को बसने के लिए जलवायु अनुकूल हो, पानी और भूमि की उपलब्धता हो, मिट्टी की उर्वरता हो यानी मिट्टी उर्वर हो जिसमें कृषि अच्छे से उगाया जा सके, एक्सेसिबिलिटी पहुँच हो, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स खनिज और उद्योग की उपस्थिति हो, तो वहीं पर कोई बस्ती बस सकती है। सम सेटलमेंट्स आर टेम्पोररी वेयर नोमैडिक पीपुल स्टे फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ बस्तियां अस्थाई होती हैं जहाँ पर घुमंतू लोग रहते हैं बहुत कम समय के लिए। मोस्ट सेटलमेंट्स हाउएवर आर परमानेंट, लेकिन अधिकांश बस्तियां स्थायी होते हैं। वेयर पीपुल लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, जहाँ पर लोग लंबी अवधि तक या यूँ कहें कि जीवन पर्यंत रहते हैं। जनरली स्पीकिंग सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। तो ये जो बस्तियां हैं ये दो प्रकार के होते हैं, रूरल एंड अर्बन, यानी ग्रामीण और शहरी। रूरल सेटलमेंट्स क्या है? A rural settlement is one in which the majority of people are involved in activities such as agriculture, fishing, mining and forestry। यानी एक ग्रामीण बस्ती हम उसे कहते हैं जहाँ पर अधिकांश लोग कृषि, मछली पालन, खनन और जंगल यानी जंगल की एक्टिविटी में लिप्त होते हैं, उसी में संलग्न होते हैं। हियर द पॉपुलेशन इज जनरली स्मॉल, यहाँ पर जनसंख्या सामान्यतः कम होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है। इन मेनी विलेजेज हैंडीक्राफ्ट बेस्ड ऑन लोकल रॉ मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सम ट्रेड इज आल्सो प्रैक्टिस। कुछ गाँवों में या अधिकांश गाँवों में इन मेनी विलेजेज हैंडीक्राफ्ट्स यानी जो हस्तशिल्प होता है, हाथ से जो वहाँ पर कच्चे माल उपलब्ध होते हैं गाँवों में, उससे हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बनाए जाते हैं और छोटे मोटे व्यापार भी होते हैं। यानी जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है तो गाँव में भी अब कुछ व्यापार आरंभ हो चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी आइदर कम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड। ग्रामीण जो बस्तियां हैं क्या तो ये सघन हो सकते हैं या छिटपुट बिखरे हुए हो सकते हैं। इन कम्पैक्ट सेटलमेंट्स द हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, यानी कम्पैक्ट सेटलमेंट्स में घर जो हैं वो एक साथ बने होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन रिवर वैलीज, ये अधिकांशतः नदी घाटियों में पाए जाते हैं जहाँ पर उपजाऊ भूमि होते हैं और वहाँ पर जो इनका सामान है और आने ले जाने की सुविधा अच्छी होती है। डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्कैटर्ड हाउसेज, यानी जो बिखरे हुए बस्तियां हैं वो छिटफुट यानी जहाँ तहाँ बने होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन हिली और फॉरेस्टेड, ये मुख्यतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं और जहाँ पर पहुँच कमज़ोर होती है, आने जाने की सुविधा नहीं होती। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अर्बन सेटलमेंट। वो तो था ग्रामीण बस्तियाँ, अब हम आते हैं शहरी बस्तियाँ। एन अर्बन सेटलमेंट इज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जहाँ पर लोग गैर कृषि क्रियाकलाप में लगे होते हैं, जैसे उद्योग धंधे में, व्यापार में, वाणिज्य में, प्रशासन में इत्यादि। इट यूजुअली हैज ए लार्ज पॉपुलेशन, सामान्यतः जो शहरी बस्तियां हैं वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी बहुत हाई है। अब शहरी बस्तियां कितने प्रकार के होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स यानी प्रशासनिक नगर। दे इंक्लूड नॉट ओनली कैपिटल सिटीज ऑफ कंट्री बट ऑल द सेंटर्स ऑफ प्रोविंसेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जिसमें हमारे देश की राजधानी और राज्यों या प्रांतों की राजधानी और ज़िले आते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, यानी नई दिल्ली भारत की राजधानी, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी और गांधीनगर हमारे
देश का एक पश्चिमी राज्य गुजरात है, वहाँ की राजधानी। डिफेंस टाउन्स यानी रक्षा नगर, दे आर द सेंटर्स ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज, यानी डिफेंस टाउन में सैन्य क्रियाकलाप चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में मऊ और कोची, बैरकपुर इत्यादि। कल्चरल टाउन सांस्कृतिक नगर, दे आर द सेंटर्स ऑफ कल्चर, ये संस्कृति के केंद्र होते हैं, कला के केंद्र होते हैं, धर्म के केंद्र होते हैं, शिक्षा के केंद्र होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड, शांति निकेतन, हॉलीवुड इंटरटेनमेंट का है, वाराणसी, मक्का और वेटिकन सिटी ये धार्मिक केंद्र है, धार्मिक नगर है। इंडस्ट्रियल टाउन्स यानी औद्योगिक नगर, दे हैव सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर जो है औद्योगिक उत्पादन होते हैं। उदाहरण के लिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्मिंघम इंग्लैंड में, डेट्रॉयट इत्यादि। ये हम भारत के साथ साथ विश्व के जो नगर हैं उनके बारे में भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यानी अर्बन सेटलमेंट्स इतने प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। मार्केट टाउन्स यानी बाजार नगर, दे आर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फॉर वेरियस गुड्स, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए लाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल बर्धमान, पश्चिम बंगाल में बर्धमान और इंग्लैंड में नॉर्विच। माइनिंग टाउन्स यानी खनन नगर, दे हैव डेवलप्ड नियर द माइनिंग एरियाज, फॉर एग्जांपल धनबाद एंड जोहान्सबर्ग। यहाँ पर जो माइनिंग टाउन्स होते हैं उसके आसपास खनन का काम होता है। उदाहरण के लिए झारखंड का धनबाद जहाँ पर कोयला का खनन होता है, और साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जहाँ पर सोना का खनन होता है। पोर्ट टाउन्स यानी बंदरगाह नगर, दे हैव डेवलप्ड अराउंड ए लार्ज पोर्ट और हार्बर एंड आर इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी ये व्यापारिक केंद्र होते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता ये भारत में, और हांगकांग और न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है। रिसोर्ट टाउन्स यानी जहाँ पर बड़े बड़े होटल्स होते हैं। दे कैटर टू द रिक्रिएशन, जहाँ पर मनोरंजन के साधन होते हैं। नीड ऑफ पीपल आर ऑफ वेरियस टाइप्स। हिल स्टेशंस यानी जो पर्यटक होते हैं यहाँ पर रुकते हैं। सी साइड टाउन्स यानी समुद्री किनारे पर। स्पास प्लेसेज विथ अट्रैक्टिव सीनरी लाइक नैनीताल, यानी जहाँ पर जो दृश्य हैं वो आकर्षक हों, जैसे भारत में नैनीताल, कोवालम एंड सो ऑन इत्यादि। अब रेसिडेंशियल टाउन्स यानी जहाँ पर लोग रहते हों, आवासीय नगर। दे हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड रेसिडेंस टू पीपल सच एज, यानी यहाँ पर लोगों के रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं, जैसे चंडीगढ़, कल्याणी नियर कोलकाता और रिचमंड नियर लंदन। ये सब रेसिडेंशियल टाउन्स हैं। तो आपको ये शहरी बस्तियों में कितने प्रकार के शहर या नगर होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। मेनी टाउन्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलकाता एट्सेट्रा। दे आर रेफर्ड टू एज डाइवर्सिफाइड इन फंक्शन, यानी जिस शहर में एक नहीं अनेक कार्य होते हैं, यानी वेराइटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम डाइवर्सिफाइड यानी विविध कार्यों वाले नगर के रूप में चिन्हित करते हैं। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब शहरी और ग्रामीण ये दोनों बस्तियां जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। द विलेजेज प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड डेली लेबरर्स टू द टाउन्स, यानी जो गांव हैं हमारे या पूरे दुनिया में, वो भोजन अनाज की सप्लाई करते हैं, फलों की, सब्जियों की, दूध की और श्रमिकों की। ऑन द अदर हैंड द टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स, जबकि दूसरी ओर जो नगर हैं या शहर हैं वो जो औद्योगिक सामान है जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, जिन्हें गांव के लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है। पीपल फ्रॉम विलेजेज कम टू द टाउन्स ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गाँव से लोग शहर की ओर रोजी रोजगार के तलाश में आते हैं। एंड ऑल्सो फॉर एजुकेशनल, मेडिकल एंड इंटरटेनमेंट फैसिलिटी, चूँकि शहर में रोजगार की सुविधा होती है, अच्छा शैक्षणिक माहौल होता है, यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा होती है और मनोरंजन की, तो इस वजह से गांव के लोग शहर की ओर आते हैं।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। आपको पहले ही बताया गया है कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पर्यावरण में बहुत मॉडिफिकेशन कर चुका है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और माल की आवाजाही के लिए परिवहन होना आवश्यक है। द डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए परिवहन का नेटवर्क आवश्यक है, यानी परिवहन विकसित होना आवश्यक है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज गवर्न मेनली बाय द टेरेन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए रीजन। देयर इज पुअर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द माउंटेन्स। अब पहाड़ों में, जंगलों में, दलदली क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर डेजर्ट हो, यहाँ पर जो इकोनॉमिकली स्थिति होती है, यानी आर्थिक रूप से ये पिछड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं होती। ऑन द अदर हैंड रीजन्स विथ फ्लैट लैंड, यहाँ की ज़मीन समतल हो, एंड दोज विच आर द सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्टिविटीज हैव डेंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि, औद्योगिक और खनन की क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी अच्छा होता है। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन के मुख्यतः 4 प्रकार के साधन होते हैं। वह हैं रोडवेज यानी सड़क मार्ग, रेलवेज रेल मार्ग, वाटरवेज जल मार्ग एंड एयरवेज वायु मार्ग। अब हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। पहले आते हैं रोडवेज। रोडवेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम दूरी की यात्रा के लिए सड़क मार्ग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दे कैन बी बिल्ट अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ टेरेन एंड कनेक्ट इवन द मोस्ट रिमोट एरिया। ये जमीन के हर क्षेत्रों में, यानी उबड़ खाबड़ से लेकर समतल और सुदूर इलाकों तक बनाए जा सकते हैं। रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रोड भी 2 तरह के होते हैं, एक मेटल्ड जिसको पक्की सड़क कहते हैं और दूसरा अनमेटल्ड कच्ची सड़क। मेटल रोड्स जो हैं वो कंक्रीट या ये जो अलकतरा होता है उससे बना होता है, चिकना होता है उसका सतह। ये हर मौसम में उपयोग होने वाले सड़क होते हैं और ये अधिकांश शहरों और नगरों में पाए जाते हैं। फ्लाई ओवर्स एंड सबवेज आर ऑल्सो कॉमन बिग सिटी। बड़े बड़े नगरों में जो फ्लाई ओवर होते हैं वे कॉमन हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक होती है। जबकि अनमेटल रोड्स और मड रोड्स, ये कच्ची रोड जो है मिट्टी के बने होते हैं और इसका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, उबड़ खाबड़ होता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और भारी बरसात के समय ये इस्तेमाल के लायक नहीं होते। मॉडर्न 6 to 8 लेन हाईवेज आर प्रेजेंट इन मेनी कंट्रीज। जैसे जैसे उद्योग धंधे और पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके अनुरूप अब आधुनिक युग में 6 और 8 लेन वाली हाईवेज यानी राजमार्ग बन रहे हैं। दे हेल्प इन द फास्ट एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ रोड ट्रैफिक, जिससे जो सड़क यातायात है वो सुगम हो रहा है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क इन इंडिया कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने इस योजना को शुरू किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल यानी 4 लेन वाला जो सड़क हाईवे बना था, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भारत के 4 मुख्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। द यूएसए है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। अमेरिका में सबसे सघन सड़क मार्ग है। वेस्टर्न यूरोप इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड हेंस। अब पश्चिमी यूरोप चूँकि बहुत ही औद्योगिकृत है, यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पर जो सड़क का जो नेटवर्क है वो बहुत घना है और ये लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों और
जो सी पोर्ट्स हैं यानी बंदरगाह से जुड़े हुए हैं। इन इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। और भारत में उत्तरी जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर समतल ज़मीन है, यहाँ पर सड़क का नेटवर्क बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं रेलवेज यानी रेल मार्ग। रेलवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये ज़मीन पर चलने वाला सबसे तेज़ साधन है और इसका इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए यानी लंबी यात्रा के लिए किया जाता है। दे आर द चीपेस्ट कैरियर्स ऑफ बल्की मटेरियल्स। ये भारी सामान को ढोने के लिए सस्ते साधन हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट सेंट्रल यूएसए यानी पश्चिमी यूरोप और पूर्व मध्य अमेरिका हैव द डेंटेस्ट नेटवर्क यहाँ पर है रेलवे के सघन यहाँ जाल बिछे हुए हैं। दिस इज बिकॉज दिस आर द मोस्ट हेवली इंडस्ट्रियल, क्योंकि ये क्षेत्र जो है औद्योगिकृत है। यहाँ पर औद्योगिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ का आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क बहुत सघन है। इंडिया है द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया और एशिया महादेश में भारत का दूसरा स्थान है। सबसे सघन रेलवे नेटवर्क भारत में है, दूसरा सबसे सघन नेटवर्क। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर लेवल लैंड, चूँकि भारत का जो उत्तरी मैदानी इलाका है यहाँ पर जमीन समतल होते हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ यानी जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ऊंचा है। रिच एग्रीकल्चर एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रेलवे लाइन्स इन द कंट्री। द स्टीम इंजन्स ऑफ द पास्ट हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड। प्रारंभ में जब रेलवे का प्रचलन भारत में शुरू हुआ था तो भाप के इंजन चलते थे, लेकिन अब उसके स्थान पर डीजल इंजन और विद्युत इंजन यानी बिजली से चलने वाले इंजन अब इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाटरवेज यानी जलमार्ग। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जलमार्ग परिवहन के सबसे सस्ते साधन है। मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की, ये भारी सामान ढोने के लिए उपयुक्त है। अनदर एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट यूजेज एग्जिस्टिंग रूट लाइक रिवर्स एंड ट्रीज, चूँकि ये इसमें किसी अन्य तरह के सामानों या सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक, जैसे नदियाँ और समुद्र जो होते हैं वही जलमार्ग का काम करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड ऑन मेनली थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो मुख्यतः जल मार्ग से ही होता है। वाटरवेज आर ऑफ टू टाइप्स, अब ये भी दो तरह के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियन रूट्स, यानी एक आंतरिक जल मार्ग और महासागरीय जो मार्ग होते हैं। तो इनलैंड वाटरवेज दिस इंक्लूड नेविगेबल रिवर्स, यानी जिसमें 12 महीने पानी होते हैं झील में या कैनाल्स जो नहर होते हैं। मैकेनाइज्ड बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर्स एंड कार्गो अक्रॉस द इनलैंड वाटरवेज, यानी इसमें जो स्टीमर होते हैं और मैकेनाइज्ड बोट्स होते हैं, ये पैसेंजर यानी यात्रियों और सामान को ढोने में इनका इस्तेमाल होता है। द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस वाटरवे इन नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट, ये दुनिया एंड द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे व्यस्ततम और सबसे बड़ा जलमार्ग है। और राइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर इन यूरोप में राइन, और द लोअर कोर्स ऑफ द नील इज एन इम्पोर्टेंट वाटरवे इन अफ्रीका, नील अफ्रीका में। इन एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इनलैंड वाटरवे है। अब ओशियन रूट्स आइए। ओशियन ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर, यानी एक महादेश से दूसरे महादेश में भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता माध्यम जो है वो है महासागरीय जलमार्ग। द नॉर्थ अटलांटिक रूट इट कनेक्ट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका विथ वेस्टर्न यूरोप, यानी उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। द मेडिटेरेनियन स्वेज इंडियन ओशियन रूट इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सी रूट कनेक्टिंग यूरोप, यानी यूरोप को
पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सुदूर पूर्व को जोड़ता है। द केप ऑफ गुड होप रूट जो है इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड द वेस्ट अफ्रीकन, यानी पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को जोड़ता है। द पनामा कनाल रूट इट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक, यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। द साउथ अटलांटिक रूट इट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप विद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी ये जो साउथ अटलांटिक मार्ग जो है यह पश्चिमी यूरोप को पूर्वी और ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग को जोड़ता है। अब मूव टू द नेक्स्ट पेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, लंदन, रियो डी जेनेरियो, केप टाउन, मुंबई, टोक्यो और हांगकांग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एयरवेज यानी वायु मार्ग। एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्दो इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। वायु मार्ग जो है परिवहन का सबसे तेज साधन है, हालांकि यह बहुत महंगा है। इट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन वेदर कंडीशंस, और ये जो मौसम की अवस्था है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। स्टॉर्म्स, रेन्स एंड फॉग, यानी जब तूफान हो, बरसात हो या कोहरा हो, तो ये सबसे बड़ी बाधा हैं वायु मार्ग के लिए। टू एयर ट्रेवल फॉर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, हाउएवर एयरवेज आर द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो सुदूर इलाका है, पहुंच से दूर है, उस क्षेत्र में भी वायु मार्ग जो है वो सबसे अच्छा साधन है। द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू एयर रूट्स, यानी दुनिया के जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं। डोमेस्टिक एयरवेज प्लाई विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। अब घरेलू एयरवेज जो हैं वो देश के अंदर सेवा प्रदान करते हैं, जबकि इंटरनेशनल एयरवेज जो हैं कैरी पैसेंजर्स एंड कार्गो टू अदर कंट्री। जो अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग हैं वो यात्रियों और सामानों को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक इज फाउंड इन द यूएसए फॉलोड बाय द, क्योंकि अमेरिका सबसे विकसित देश है इसलिए वहाँ पर वायु यातायात सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। रशिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील ऑल्सो है, यहाँ भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, यानी दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैं वो हैं न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजिल्स, ये सब अमेरिका में, लंदन इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, बर्लिन जर्मनी में, रोम इटली में, मॉस्को रूस में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, कायरो मिस्र में यानी इजिप्ट में, टोक्यो जापान में, सिंगापुर, दिल्ली भारत में और मुंबई भारत में। ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन यानी संचार। तो आज आप आधुनिक युग में रह रहे हैं तो इसमें संचार माध्यमों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन में होता क्या है, हम अपने विचार को किसी को देते हैं और दूसरे के विचार को प्राप्त करते हैं। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज एंड आइडियाज यानी संदेश और विचार को भेजने या प्राप्त करने की प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। इन द अर्ली डेज मैसेजेज वेयर सेंट थ्रू बर्ड्स एंड ऑल्सो थ्रू ह्यूमन मैसेंजर। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में संदेश जो थे वो पक्षियों और मानव संदेश वाहकों के द्वारा भेजे जाते थे। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड इवन डिफरेंट कंट्रीज बिकेम ईजियर। लेकिन जब परिवहन की प्रणाली में सुधार हुआ तो जो संचार है एक दूसरे या भिन्न भिन्न लोगों से संपर्क बनाने में या
विभिन्न देशों के बीच संपर्क बनाने में वो बहुत आसान हो गया। द इन्वेंशंस ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मेल ब्राउट अबाउट ए मेजर चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ के आविष्कार और टेलीफोन के आविष्कार के साथ तथा मेल का जो उद्भव हुआ, इससे संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट थ्रू बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। और जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो इससे संचार व्यवस्था और दुरुस्त हो गई और प्रिंटिंग प्रेस के आने से किताबें, मैगजीन और अखबार छपने लगे। इसके द्वारा संचार और सुगम हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विथ मेनी पीपल साइमल्टेनियसली। यानी जब रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, इसका विकास हुआ, तो इससे एक साथ अनेक लोगों से संपर्क स्थापित करना संभव हुआ। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हमें प्रदान करते हैं? सूचना, शिक्षा और इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, ऑल थ्रू द ऑडियो एंड विजुअल मीडिया। यानी श्रवण और दृश्य, श्रव्य दृश्य माध्यम से हम देखते हैं। यानी रेडियो में हम केवल सुनते हैं और टेलीविज़न में हम दृश्य भी देखते हैं। द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव बीन द यूज ऑफ सैटेलाइट्स एंड रडार। और जो आधुनिक विज्ञान का जो तरक्की हुआ, उसमें अब सैटेलाइट के माध्यम से चित्र आने लगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। और कंप्यूटर के आविष्कार के साथ ही जो संचार प्रणाली है उसमें क्रांति आ गई। ईमेल्स कैन सेंड मैसेज इंस्टेंटली थ्रू ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के माध्यम से हम ईमेल बिल्कुल जल्दी से भेज सकते हैं, इंस्टेंटली होता है ये काम। द इंटरनेट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। और इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ वह सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना, यानी एनी टॉपिक, किसी भी विषय पर हम जानकारी लेना चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से हमें वो प्राप्त हो जाता है। कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। अब कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। यानी व्यक्तिगत और मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। पर्सनल कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में, यूज बिटवीन टू पीपल और व्हेन ए फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व्ड, यानी इसमें कम लोग जुड़े होते हैं। द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन जो हैं यानी व्यक्तिगत संचार के माध्यम है, उसमें शामिल है डाकघर, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स एंड ईमेल। और मास कम्युनिकेशन जनसंचार के जो साधन हैं, इसमें एक साथ अनेक लोग जुड़ सकते हैं। द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड, इसमें किताबें, पत्रिकाएं, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म शामिल हैं। इन माध्यम से एक ही समय में अनेक लोग जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द वर्ल्ड हैज टुडे बिकम ए स्मॉल प्लेस। अब ये संचार के विकास के वजह से ये दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है। डिस्टेंसेज हैव श्रंक, अब दूरियां कम हो गई हैं। इंफॉर्मेशन इज एट आवर फिंगरप्रिंट्स एंड कम्युनिकेटिंग विथ एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कभी भी और कहीं भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम संचार स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोना में हो। इज जस्ट ए क्लिक ऑफ ए बटन अवे, मतलब एक बटन दबाते हैं हम और हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए हमारे शुभचिंतक हों, हमारे बिजनेसमैन हों, हमारे रिश्तेदार हों, हम एक बटन दबाकर उनसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, try to understand the concept of the chapter. We will meet in next video, or I will try to take live class if you desire, because most of the students are not joining the live class. So I have made video and I am teaching you through videos. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.